हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। इतना सुनते ही ये मत सोचो कि रिलेट नहीं कर पाओगे। एडवांस लैंग्वेज है। अरे बिल्कुल नहीं। कैसे हो बबुआ और बबुनी? पढ़ाई ठीक चलत बानू? और नइखे चलत बा त आवा एजा ठीक करल जाई। वीडियो तनिखे लंबा होई त घबराइहा मत। घबराइहा त बाबू अफसर के ना बनबा। जोक्स अपार्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये 2100 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसका 4th पार्ट है। बाकी के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इम्प्रूव हो सकता है और कैसे वीडियो चाहिए आपको। कमेंट सेक्शन तो 24/7 खुला है ना आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौसाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी देवीपाटन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कौसाम्बी। कौसाम्बी क्यों है? क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पूछ रहा है ना। और सारनाथ में क्या हुआ था? तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो ये कौन है? ये है लॉर्ड रिपन। और इसका ईयर क्या था? तो 1882 में। इसको ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट ही इस पे आंसर पे भी आ सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन अभी हमने पढ़ा है किससे रिलेटेड है, तो ये है लॉर्ड रिपन से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किससे रिलेटेड है? लॉर्ड रिपन से, ना कि लॉर्ड लिटन से। तो ये यहीं पे गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर गलत पूछ रहा है ना कि नहीं है। और आगे है सहायक संधि, तो ये किससे है? लॉर्ड वेलेस्ली से। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1793 में हुआ था। हाँ, 1793 का ही है ये। तो ये सब ने हम लोग ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो अब आगे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, तो ये डायरेक्ट इस पे चले आएंगे कि किससे हुई थी, तो ये लॉर्ड कर्जन। आगे है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? यहाँ पे भी आपको ना थोड़ा सा सिमिलर लगेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और प्राचीन स्मारक संरक्षण, तो ये किससे है? ये भी कर्जन से। किससे है ये? कर्जन से। आगे है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिला होगा। अगर आपने PYQs नहीं देख रखे हैं, और अगर देख रखे हैं तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया है। और जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो एकदम नए नए हैं और बिल्कुल अभी अभी वीडियो देख रहे हैं, स्टार्ट ही कर रहे हैं पढ़ाई अपनी, तो वो ना यहाँ से भी एकदम ऐसे छाप लीजिए अपने दिमाग में। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये इंपॉर्टेंट। आगे है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी बैरकपुर में, ऑप्शन सी अंबाला में या ऑप्शन डी लखनऊ में। तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर में। ये है, मंगल पांडे सिपाही था। तो इसके ना ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको मार्क कर रखा है, तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और सही आंसर पे आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। मंगल पांडे सिपाही था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऐसे करके याद रखेंगे। इसके ना ऑप्शंस बहुत ही अजीब है। जैसे देखिए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री या 49वीं या 94, तो ये ना कहीं से भी रिलेटेबल नहीं है। 34वीं इन्फेंट्री ऐसे करके याद रखेंगे। मंगल पांडे सिपाही थे। आगे है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसे दिया था? बख्त खां को। किसे दिया था? बख्त खां को साहिब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसने? बहादुर शाह ने। और कब? 1857 के विद्रोह के दौरान। आगे है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो ये कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ये जो नहीं आया था 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म, उसी से रिलेटेड है ये। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में ही ना मुस्लिम के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिम के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी।
और इसी कानून को ना राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आता है कि पाकिस्तान का जनक मिंटो को मानते हैं, मतलब राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जनक किसे मानते हैं, मार्ले या मिंटो को? तो किसको मानते हैं? मिंटो को। या ऐसे भी करके पूछ सकता है कि मिंटो को पाकिस्तान का जनक कौन मानते हैं, ऐसे करके भी पूछता है ना। तो ये किसने माना था? तो राजेंद्र प्रसाद मानते हैं ऐसा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? तो ये कौन था? लॉर्ड रिडिंग, ऐसे करके याद रखेंगे। यहूदी वाइसराय कौन था? लॉर्ड रिडिंग। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी, ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, या ऑप्शन डी एल्बर्ट बिल रिपन। तो इसका सही आंसर क्या है? पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, नहीं एकदम ध्यान दे के रखना है कि नहीं है, हाँ में नहीं जाना है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के टाइम पीरियड के नहीं था, तो ये ना आपको रिपन के टाइम में था, सॉरी लिटन के टाइम में, लिटन लगाया था और रिपन हटाया था, ऐसे करके इसको याद रखते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 का था, 1878 का। ऐसे बोलते, ऐसे याद रखना है कि लगाया कौन, लॉ से होता है ना लगाया, और लॉ से होता है कि लिटन, तो वैसे लगाया लिटन और हटाया रिपन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ठगी का दमन विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी एल्बर्ट बिल रिपन, ऑप्शन सी रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। अभी हमने देखा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कौन रिलेटेड थे, तो ये थे लिटन। कौन था ये? लिटन रिलेटेड थे। और यहाँ पे ना आपको जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ठगी का दमन, तो ये किसके टाइम पीरियड से है? तो विलियम बेंटिक से। एल्बर्ट बिल तो रिपन से है। रिंग फेंस की नीति तो वॉरेन हेस्टिंग्स से है। ऐसे करके भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ना ऑप्शंस को भी हम लोग एकदम ढंग से पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ पे ऑप्शंस की ज़रूरत होगी ना, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, अदरवाइज हम वहाँ से ना बस आंसर देखते चलेंगे। आगे है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो किसके टाइम में हुआ था? ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। बिल्कुल वैसे ही अभी जैसे यहाँ पे ना ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग ऐसा याद रखना है कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हो गई थी राजधानी ब्रिटिश टाइम पीरियड में, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुई थी। आगे है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो किसके टाइम में हुआ था ये? तो लॉर्ड लिटन के टाइम में। किसके? लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में। आगे है, इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? विलय, अच्छा ये डलहौजी वाला है, बिल्कुल वो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला होता है ना, विलय की नीति, वही है ये, डलहौजी की नीति है ये। आगे है, लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम कौन से, अच्छा ये कौन से मतलब किस जगह से हुआ, ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ना काफ़ी क्लियर नहीं दिखा हुआ है, तो यहाँ ना डायरेक्ट हम लोग आंसर पे आएंगे। ऑप्शन भी देख सकते हैं ना, झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय की जो नीति थी, उससे पहले ना सबसे पहला स्टेट कौन सा था जो इसके अंदर हुआ था, मतलब मर्ज हुआ था विलय नीति के तहत, लॉर्ड डलहौजी वाला। तो ये कौन सा था? ये था आपको सतारा। ये कौन सा था? ये था सतारा। आगे देखेंगे हम लोग, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए लॉर्ड एलनब्रो के समय में, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ऑप्शन सी ऑकलैंड के समय में, या ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। तो किसके टाइम में हुआ था ये हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के समय में। किसके टाइम में? लॉर्ड एलनब्रो के समय में। और सिंध विजय की जो ईयर था ना, वो क्या था सिंध विजय का? तो वो था 1843। क्या था? 1843। और जो इसके मेन मतलब जो लीडर बोल सकते हैं वहाँ पे, यह नेतृत्व करता, तो ये कौन थे? ये थे चार्ल्स नेपियर। कौन थे? चार्ल्स नेपियर। आगे है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन बी विदेशी पूंजी की कमी, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या ऑप्शन डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, भू वर्ग द्वारा भू संपत्ति में, सॉरी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना।
आगे है, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में भी कवर करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो का ना जो हमारी 2100 वाली जो सीरीज चल रही है उसका ना ये 4th पार्ट है, तो बाकी 3rd जो है ना वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे कवर करा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्टकट में लेते चलेंगे। जैसे स्थायी बंदोबस्त, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसका ईयर देख लेंगे हम लोग 1793, ठीक है, 1793। आगे, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो ये जमींदारों से। स्थायी बंदोबस्त को ही ना ये परमानेंट सेटलमेंट, इस्तेमारी या जमींदारी प्रथा भी बोला जाता है। ये कॉर्नवालिस से रिलेटेड है और इसका क्षेत्र था, आपको ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ना, जैसे बिहार से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम हो तो वहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है ये यही वाला जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त थी, क्योंकि ये जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त जो था ना, मतलब सेम ही है दोनों। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और साउथ के भी कुछ पार्ट थे, वहाँ पे लगाया गया था। आगे है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त लागू हुई। आगे ये क्वेश्चन, तो ये कब हुआ था? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त कब था? 1793 में। आगे है, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? इसका रीज़न क्या था? ऑप्शन ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन सी, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। या ऑप्शन डी, खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा जारी करने में नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आगे देखेंगे हम लोग, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? इससे तो सबसे पहले ये पता चलता है ना कि परमानेंट सेटलमेंट जो था वो बिहार के रीजन में लगा हुआ था। तो बिहार में ऐसे पूछ सकता है कि बिहार में कौन सा था सेटलमेंट, ऐसे भूमि सुधार से टाइप क्वेश्चन करके पूछ सकता है ना कि महालवाड़ी, रैयतवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त। तो कौन सा था? ये स्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि रीज़न क्या था परमानेंट सेटलमेंट का बिहार में लगने का। ऑप्शन ए, जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना। ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। या ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। या ऑप्शन डी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग, किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये इसका डायरेक्ट ईयर देखेंगे हम लोग, तो ये ईयर क्या है? ये 1885। क्या ईयर है इसका? 1885। आगे है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्या है इसका? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जो कि ना 51% भागों में लगा हुआ था। और इसका रीज़न था मद्रास, बम्बई, असम के कुछ क्षेत्र, और मेनली इसमें हेड जो थे ना वो किसान थे। जैसे वहाँ पे स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा जिसको जमींदारी प्रथा भी बोला जाता है, वहाँ पे जमींदार हेड थे और यहाँ पे ना किसान हेड थे। और इसमें एक और ऑप्शन है ना महालवाड़ी, तो महालवाड़ी ना 30% भागों पे लगा हुआ था और ये गंगा घाटी, पंजाब, आगरा, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र वाले में था। और ना मिक्स था ये, परमानेंट और रैयतवाड़ी दोनों का मिक्स था। यहाँ पे भी ना कहीं किसान ही मतलब मेन थे, किसान ही मेन थे यहाँ पे भी। तो आगे देखेंगे हम लोग, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? आ गया ये क्वेश्चन, ये देखिए अभी अभी आया है ये मुनरो। अभी हमने देखा ना यहाँ पे कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से मतलब किससे रिलेटेड थे। तो यहाँ पे रैयतवाड़ी हमने मार्क किया था और यहाँ पे आ गया कि मद्रास में रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था उससे कौन संबंधित थे? तो कौन थे? टॉमस मुनरो, सर टॉमस रो मुनरो। आगे है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? जिसको देखिए अभी हमने डिटेल में पढ़ा, उससे कितने सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में असम वाला क्षेत्र होता ना तो वो भी आ जाता, असम भी आ जाता यहाँ पे। आगे है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो कहाँ पे ये? दक्षिण भारत में। कहाँ पे ये? दक्षिण भारत में। आगे है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1839, या ऑप्शन डी 1841। तो कहाँ पे और कब? तो ये था 1839 इसका ईयर था। और इसका जो मुख्यालय था ना वो था नजीरा। क्या था इसका मुख्यालय? ये था नजीरा, असम। क्या था? नजीरा, असम, 1839। असम में जो चाय की प्रथम फैक्ट्री थी ना, चाय कंपनी की स्थापना जिसको बोलते हैं हम लोग, 1839 नजीरा, असम में। आगे देखेंगे हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आरसी दत्त या उपयुक्त सभी? तो इसमें सभी थे, इसमें सभी थे। आगे है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन ए चामुंडा राय ने, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी कुमारपाल ने या ऑप्शन डी तेजपाल ने? तो किसने करवाई थी? चामुंडा राय ने। किसने करवाई थी? चामुंडा राय ने। और श्रवण बेलगोला में ही ना हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी संलेखना विधि से। आगे देखेंगे हम लोग, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, सॉरी इसको वापस से एक बार प्रोनाउंस करेंगे, महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये हमने बाहुबली मूवी जो देखी है ना, वहाँ में भी अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो लोग भी जाके देख सकते हैं, अभी नहीं एग्ज़ाम के बाद देख सकते हैं। बाहुबली मूवी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे होता है। और मेनली ना ये जो मतलब उत्सव इसको बोला जाता है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म में ही ना हर 12 साल के बाद ये जो श्रवण बेलगोला में होता है ना, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही होता है ये, क्या बोलते हैं इसको, महामस्तकाभिषेक बाहुबली की प्रतिमा का होता है। आगे देखेंगे हम लोग, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम का कौन सा क्रम सही है? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे हम लोग। तो इसका आंसर क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आगे देखेंगे, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी चौड़ी चौड़ा, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग या ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर कांड। तो किसके बाद लिया था? चौड़ी चौड़ा के बाद। कब लिया था? चौड़ी चौड़ा के बाद। तो थोड़ा सा हम लोग चौड़ी चौड़ा को भी देखेंगे ना कि उसका ईयर क्या था। तो चौड़ी चौड़ा का ईयर था 4 फरवरी 1922। कब था? 4 फरवरी 1922। अब यहाँ से रिमूव कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इस ना बाकी सारे ऑप्शंस को भी देखना है। जैसे काकोड़ी कांड, तो काकोड़ी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। काकोड़ी कांड 1925। और ये हुआ था जालियांवाला बाग, तो जालियांवाला बाग भी एक बार देखेंगे कि जालियांवाला बाग कब हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। इसको हमने पिछले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से कवर किया है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। आगे है मुजफ्फरपुर कांड, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1908 में। कब हुआ था ये? 1908 में। आगे के क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। हाँ, चौड़ी चौड़ा पे ही रहने देंगे, क्योंकि यही पूछ रहे हैं कि असहयोग आंदोलन वापस कब लिए थे गांधी जी। तो चौड़ी चौड़ा जब हुआ था ना, उसके बाद ले लिए थे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का विरोध किया था? ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो का ही है, पिछले वाले वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो इसका सही आंसर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सही आंसर क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे थे कि असहयोग आंदोलन में जो विदेशी वस्तुओं को हम लोग जला रहे थे ना, उसके विरोध में थे कि नहीं जलाना चाहिए। आगे है, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? मतलब रिजल्ट क्या था कि क्या मिला उससे हम लोग को? तो क्या मिला था? हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ गई थी। क्या हुई थी? हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़ गई थी। आगे है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस पार्टी, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी या ऑप्शन डी इंडियन नेशनल पार्टी। तो क्या है इसका सही आंसर? स्वराज पार्टी। क्या है? स्वराज पार्टी 1923। ओह सॉरी, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है कि 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी। गया का जो अधिवेशन हुआ था ना 1922 वाला, जिसमें चित्तरंजन दास कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद ही ना ये 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं। आगे है, निम्न में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? सॉरी, देश बंधु के नाम से, ना कि दीन बंधु। तो इसका सही आंसर क्या है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है हमारे चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। आगे देखेंगे हम लोग, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की निंदा करने पर नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्या है इसका सही आंसर? इंडियन लिबरल फेडरेशन। आगे देखेंगे हम लोग, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1928। सही आंसर क्या है? 1928। और बहुत सारी जगह पे ना ऐसे पूछ देता है कि कब आया था, मतलब एग्जैक्ट डेट पूछता है, जैसे 4 मार्च हो गया,
5 मार्च हो गया या ऐसे करके, तो फरवरी में आया था। ये कब आया था? ये फरवरी में आया था 1928, 5 या 3 फरवरी, अप्रॉक्स याद नहीं आ रहा, मतलब 5 या 3। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे इसको कि सही है या नहीं, 5 या 3 फरवरी के आसपास। और इसी को ना वाइटमैन कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ना कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, तो इसको ना हम लोग वाइटमैन कमीशन भी बोला गया है। आगे है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये कौन थे? ये थे लॉर्ड इरविन। कौन थे ये? लॉर्ड इरविन। आगे है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में। ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठीचार्ज में। या ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में। तो कब हुए थे लाला लाजपत राय घायल? ये हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। ये क्वेश्चन ना काफ़ी अच्छा है। जैसे देखिए ना यहाँ पे कि बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, रॉलेट एक्ट या भारत छोड़ो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको नहीं पता है तो ऐसे इसको याद रखना है कि साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। आगे है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी जाती है? ऑप्शन ए, भगत सिंह को। ऑप्शन बी, रंजीत सिंह को। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को। या ऑप्शन डी, लाला हरदयाल को। तो किसको दी जाती है पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोला जाता है। आगे है, कांग्रेस दल की शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट। या ऑप्शन डी, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ना नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा लाई गई थी। मोतीलाल नेहरू ना जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे कि कांग्रेस की एक जो दल था ना, एक अलग शाखा, जो जवाहरलाल नेहरू जिसको लीड कर रहे थे, उन्होंने इसके विरोध में, मतलब अपने पिताजी के विरोध में, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। मतलब इतना ज़्यादा सोचिए आप, ऐसे ऐसे नेता थे। और बहुत सारे लोग ना ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि नेहरू रिपोर्ट भी जवाहरलाल नेहरू से, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1928 में ना मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के ही पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू, उनका है ये नेहरू रिपोर्ट। इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, सॉरी। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऐसे याद रखेंगे कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 वाला, इसके कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो किसकी की थी? लाहौर अधिवेशन 1929। आगे यानी सेम क्वेश्चन यहाँ पे, और वहीं पे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी थी। आगे है, किस कांग्रेसी सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का अधिकार दिया गया था? सॉरी। ऑप्शन ए, मुंबई सत्र। ऑप्शन बी, लाहौर सत्र। ऑप्शन सी, लखनऊ सत्र। या ऑप्शन डी, त्रिपुरा सत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर सत्र। क्या हो जाएगा? लाहौर सत्र। आगे देखते हैं हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए, 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। या ऑप्शन डी, 6 अप्रैल 1930 को। ये ना आपको यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिया हुआ है। जैसे ये 12 मार्च तो है, लेकिन ये 1929 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1930 होना चाहिए। मे बी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1930 होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ना 1930 वाला था। ये ना आपको 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 24 दिन का था ये नमक कानून गांधी जी का। आगे गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती से जो दांडी गए थे ना, साबरमती से दांडी, ये 24 दिन का जो था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 का। आगे है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो नमक आंदोलन में ना, मतलब महिलाओं की भी भूमिका बहुत ही ज़्यादा थी। जैसे सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर या कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी थी। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गांधी जी के नमक आंदोलन में। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी का दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? असत्य पूछ रहा है यहाँ पे। यह पूर्णतः पैदल मार्च था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 हुई, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ना 12 मार्च से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी ये? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुई थी, तो ये गलत है।
आगे देखेंगे हम लोग, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अब्बास तैयब जी। गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे ना नमक सत्याग्रह के दौरान, तो इसके बाद इस आंदोलन की जो बहार थी ना, मतलब जो लीड करना था आंदोलन को, वो किसने किया था? अब्बास तैयब जी। किसने किया था? अब्बास तैयब जी। आगे है, महात्मा गांधी धड़सना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो कहाँ थे उस टाइम में? यरवदा जेल में। कहाँ थे? यरवदा जेल में। आगे है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। ऑप्शन ए स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन सुनिश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। तो किसके लिए हुआ था लाल कुर्ती दल संगठित? ये हुआ था अंग्रेजों को निकालने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए। आगे है, जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी मिजोरम में। तो कहाँ पे हुआ था ये जियात्रंग आंदोलन? तो ये हुआ था मणिपुर में। कहाँ हुआ था ये? मणिपुर में। आगे है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध में आंदोलन हुआ था। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था कौन से आंदोलन का? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के विरुद्ध में ना बिहार के बेगूसराय में चौकीदार टैक्स देने से ना मना कर दिया गया था। तो यही था चौकीदारी टैक्स। ऐसे करके भी पूछता है कि चौकीदारी टैक्स किस समय, मतलब किससे रिलेटेड है, किस आंदोलन से? तो ये ना सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। आगे है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू या ऑप्शन डी चिंतामणि। तो किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन पैक्ट पे साइन होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और गांधी इरविन पैक्ट हुआ कब था? तो ये हुआ था ना 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया? कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये भी हुआ था 1931 में। और इसके कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ना मतलब ऐसे भी आई करके कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है ना कि मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कि अरे चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो या इवन बिहार दरोगा या कांस्टेबल, तो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट मतलब लगना भी चाहिए कि ना अगर जैसे जिसको थोड़ा बहुत भी पता है बाहर का कि अधिवेशन किसने किया था, तो सब लोग ना ऐसे वहाँ पे मतलब अगर ऑप्शन आ गया, यहाँ पे तो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना कि मतलब अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता कि वल्लभ भाई पटेल ना, तो लोग इजीली मार्क कर देते कि 1931 पढ़ते और कराची अधिवेशन देख के कि हाँ ठीक है वल्लभ भाई पटेल ही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो कौन दिए थे यहाँ पे मूल अधिकार या आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प? तो ये दिए थे ना जवाहरलाल नेहरू। कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे ये? मौलाना मोहम्मद अली थे, जो भारतीय नेता थे, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे है, लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो ये कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे केटी पाल। ये कौन कर रहे थे? केटी पाल लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगे है, मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की? यहाँ पे नहीं की पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए मुसलमानों को, ऑप्शन बी सिखों को, ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों को, ऑप्शन डी बौद्धों को। तो किसको नहीं की थी? तो बौद्धों को नहीं की थी। आगे है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितने सीटें दी गई थी? इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे ताकि याद हो जाए। 71 147। कितना है? 71 147। आगे है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट जो हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना।
आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और आगे का जो त्रिपुरी सेशन हुआ था हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में, और जो त्रिपुरी सेशन हुआ था ना वो हुआ था 1939 में। वहाँ पे भी जीते थे सुभाष चंद्र बोस ही, लेकिन गांधी जी से थोड़ी सी अनबन होने के बाद वहाँ से वो हट गए थे। पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। ये भी पूछ सकते हैं ना कि किसको हरा के बने थे, तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर बने थे 1939 में त्रिपुरी सेशन के। और वहाँ पे गांधी जी से अनबन के बाद तो हमारे राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और हरिपुरा अधिवेशन तो सुभाष चंद्र बोस ही। आगे है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है? कौन से राज्य में है हरिपुरा? तो ये है गुजरात में। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। जबलपुर में है। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? हमारे एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। आगे है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस एक प्रांत में एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी गई थी? तो ये पंजाब ने रखा था। किसने रखा था? पंजाब ने। यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, बंगाल, बिहार या असम। तो हमारे बंगाल या बिहार ने तो नहीं रखा था, ना ही असम ने रखा था, पंजाब ने रखा था। आगे है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल ने या ऑप्शन डी लियाकत अली खान ने। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार है, पृथक राष्ट्र का विचार। तो ये किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। पृथक राष्ट्र का विचार मुसलमानों के लिए किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। आगे है, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज पैम्पलेट में, ऑप्शन सी 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। यो कौन थे? मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल। आगे है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये वर्धा में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये कहाँ हुआ था? वर्धा में। आगे है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसके ना डायरेक्ट आंसर पे आएंगे हम लोग। जिसको नहीं पता है वो सच में डूब के मर जाऊँ, किसको नहीं पता है भाई। तो ये है सही आंसर इसका, महात्मा गांधी। ये सही आंसर क्या है? करो या मरो का नारा ये दिया था महात्मा गांधी ने। आगे है, निम्न में से किसने भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो ये कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। आगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन। तो ये किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी द फ्री इंडियन लीजन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या है ये? द फ्री इंडियन लीजन, सुभाष चंद्र बोस। आगे है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो किसने संभाला था? डायरेक्ट आंसर देखेंगे हम लोग, जीवी मालवांकर ने। किसने संभाला था? जीवी मालवांकर ने। लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था जीवी मालवांकर ने। आगे है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने या ऑप्शन डी राजगोपालाचारी ने। तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे हम लोग, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बंगाल। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था,
ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जिन लोगों को इसका आंसर भी नहीं पता है वो भी ऑप्शन छाट सकते हैं। एक शुभ दिन था, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, ठीक है इम्पॉर्टेंट डे था, बट इतना भी नहीं कि शुभ दिन मान के हम लोग अपना मतलब 26 जनवरी को संविधान का दिवस ऐसे करके मना ले, तो वो तो हो नहीं सकता। भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो सबसे सही लग रहा है ना कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसी वजह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी सबको ऐसे रिमूव कर लेंगे यहाँ से। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकड़ी में नहीं है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम ध्यान देना है नहीं है पे। ऑप्शन ए स्वर्ण महल, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी जोधाबाई का महल, या ऑप्शन डी अकबरी महल। तो इसका सही आंसर क्या है? फतेहपुर सिकड़ी में नहीं है, तो अकबरी महल नहीं है। अकबरी महल है कैसे, है कहाँ पे वैसे? ये तो आगरा में है शायद, मतलब श्योर नहीं है। आप लोग आंसर बताइए इसका कमेंट सेक्शन में अगर गलत है कुछ तो। आगे है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? भारतीय और फारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी लोधी का मकबरा, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी लाल किला। तो इसका सही आंसर क्या है? हुमायूं का जो मकबरा है ना, वो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। किसका है? हुमायूं का मकबरा। आगे है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की जो अवधारणा थी निम्नलिखित में से किस पे आधारित थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यहाँ पे ना ऑप्शन डी दिया हुआ है, उपयुक्त सभी। तो देख लेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या है। राजनीतिक उदारता, जी हाँ। धार्मिक सहनशीलता, बिल्कुल सही। उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो बिल्कुल सही। सुलह कुल की जो नीति थी ना अकबर की, वो इन तीनों पे बेस्ड थी, तो ये ना उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सलहार, या ऑप्शन डी सिवनेर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सलहार के युद्ध में। कब हराया था? सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। आगे है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ये थी रायगढ़ में। कहाँ थी? रायगढ़ में। आगे है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? ये सब ना बस ऐसे आंसर देखते जाएंगे ताकि एकदम छप जाए दिमाग में। तो कौन थे शिवाजी के गुरु? तो ये थे गुरु रामदास। ये कौन थे? गुरु रामदास। आगे, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। ये क्वेश्चन भी बहुत पढ़े आता है कि अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी किस में थी? गुप्त में, चोल में, विजयनगर या मराठा? तो अष्टप्रधान जो थे ना वो किससे रिलेटेड थे? ये थे मराठा से। किससे थे ये? मराठा से रिलेटेड थे। और आगे है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो वो था सुमंत। वो कौन था? वो था सुमंत। सुमंत जो थे ना वो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे शिवाजी के अष्टप्रधान में। आगे है, पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ऑप्शन ए अफगानों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, सॉरी इसको यहाँ पे ऐसे रिमूव कर लेंगे, ये तो मार्क करते हुए चले आ रहे हैं हम लोग। क्या है इसका? ऑप्शन ए अफगानों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी मुगलों ने, या ऑप्शन डी रोहिलों ने। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अफगानों ने। किसने किया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में हराया था मराठों को, तो अफगानों ने हराया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1761 में। कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना कि अहमद शाह अब्दाली किस मुगल शासक के टाइम पीरियड में आया था? तो ये ना आया था आपको मोहम्मद शाह के टाइम में, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं हम लोग। मोहम्मद शाह के टाइम में आया था अहमद शाह अब्दाली। आगे है, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नजीब खां। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने तो नहीं चाहिए यार, बट अगर फिर भी पूछ रहा है तो ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे कि सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था, रुहेला सरदार? तो ये था नजीब खां। आगे है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए, वे मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निकासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन बी, उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खां ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ऑप्शन सी, वह मुगल प्रशासन को चहाड़ महल के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। या ऑप्शन डी, वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो तात्कालिक कारण जो उसका था ना वो था मराठों के
द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। और जो 1761 की जो हुई थी ना पानीपत की तृतीय युद्ध, उसका तात्कालिक कारण यही था। आगे है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह या ऑप्शन डी रफ़ी उद दरजात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। इसके टाइम में ना दो आक्रमण हुए थे, एक हुआ था ये नादिर शाह का और एक हुआ था अहमद शाह अब्दाली का, मोहम्मद शाह के टाइम में। आगे है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? इसको हमने अभी अभी पढ़ा है, तो डायरेक्ट आंसर पे आएंगे हम लोग। मोहम्मद शाह को ही बोला जाता है मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह भी बोला जाता है मोहम्मद शाह को। आगे है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किसे नहीं होने दिया था? वजीर गजाउद्दीन ने। तो किसे नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। किसे? शाह आलम द्वितीय को। आगे है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी सूरजमल ने या ऑप्शन डी जयसिंह द्वितीय ने। तो किसने बनवाई थी जंतर मंतर या खगोलीय वेधशाला जिसे कहते हैं? तो ये बनवाया था जयसिंह द्वितीय ने। किसने? जयसिंह द्वितीय ने। आगे है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग भी इसका गलत आंसर कर रहे हैं, कृपया आप लोग जाके डूब मरे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आंसर गलत करना मतलब बहुत ही गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और जो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ, इनके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से आपको वीडियो में बता रखा है, पिछले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग उसको देखिए। वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने ऐसे ही कवर करवाया है। 2100 की जो सीरीज़ है ना, उसका ये 4th पार्ट है। तो बाकी जो 3rd वीडियोज़ है ना आ रखे हैं हमारे, उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आगे है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी मैंने पहले करवा रखा है। तो इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी, बनारस से संबंधित है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का साइन क्या था? तो ये था स्नेक। क्या साइन था? स्नेक। आगे है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में। ये सब ना काफ़ी मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग होता है कि महावीर स्वामी का जन्म या गौतम बुद्ध का जन्म और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो ये ना एकदम ऐसे लिख लीजिए कहीं कॉपी पे और याद करने वाला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ उपदेश दिया था। ऐसे करके आप लोग ना उसको अच्छे से एक कॉपी पेज में लिखना ही पड़ेगा। ये आपको सुनने से भी काम नहीं चलेगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे ना कि मतलब फैक्चुअल है तो सुनते सुनते याद हो जाएगा, बट ये कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। आगे है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? आगे है ना क्वेश्चन, कहाँ हुई थी ये? जन्म हुआ था कुंडग्राम में और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। आगे है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? किस शब्द का यूज होता है? तो ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी है रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य या ऑप्शन डी निर्वाण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कैवल्य। कैवल्य प्राप्ति बोलते हैं जब पूर्ण ज्ञान की जो प्राप्ति होती है ना, उसको कैवल्य बोलते हैं जैन धर्म में। आगे है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? यहाँ पे अभी हमने देखा ना रत्न, तो यहाँ पे ये त्रिरत्न जो है ना, ये जैन धर्म से है। किससे है? ये जैन धर्म से है त्रिरत्न सिद्धांत। आगे है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी जैन धर्म ने या ऑप्शन डी लोकायत शाखा ने। तो किसने किया था अनुव्रत सिद्धांत? तो ये हो जाएगा सही आंसर जैन धर्म ने। किसने? जैन धर्म ने। आगे के स्लाइड पे आएंगे हम लोग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? मतलब किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भागवत संप्रदाय के विकास में? तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है गुप्त का। किसका है? गुप्तों का जो था ना, गुप्त वंश का, इनका था मेन मतलब कंट्रीब्यूशन भागवत संप्रदाय के विकास में। आगे है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कौन थे? कृष्ण, भगवती कृष्ण ऐसे करके भी हम लोग बोलते हैं ना। भागवत जो है वो कृष्ण से ज़्यादा ही रिलेट करता है अभी के लिए भी। आगे, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो सही आंसर का क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा तो किसने की थी? भागवतों ने। किसने की थी? भागवतों ने। और यहाँ पे है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण।
वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कौन सा है? ऑप्शन ए अहिछत्र, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी कामिप्य, ऑप्शन डी नैमिषारण्य। तो क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑप्शन डी। आगे है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो किस एक नदी के तट पर लगता है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी कुंभ मेला हुआ है ना, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नासिक में जो कुंभ मेला होता है वो किस नदी के तट पे होता है। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कोयना या ऑप्शन डी गोदावरी। तो नासिक में कौन सी नदी के तट पे होता है कुंभ मेला? तो ये होता है गोदावरी नदी के तट पे। कब होता है ये, कहाँ से होता है ये? गोदावरी नदी के तट पे। आगे है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी ये? कलिंग में। कहाँ खोदी गई थी ये? कलिंग में। आगे है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू या ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो किसने छोड़ी थी? चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। कब छोड़ी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। और किसने? तो चित्तरंजन दास ने। आगे है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम देख नहीं सके? तो कौन नहीं देख सके थे? तो बाल गंगाधर तिलक। क्यों नहीं देख सकते थे? क्योंकि ना 1920 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1920 में 1 अगस्त 1920 की, जितना मुझे याद आ रहा है ना, 1 अगस्त 1920 की 20 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक है यहाँ पे सही आंसर। है, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। और इसके प्यार में ना, मतलब आम्रपाली के प्यार में बिंबिसार जो कि अजातशत्रु के पिता थे वो भी पड़ गए थे। तो पिता और पुत्र दोनों को आम्रपाली से प्यार था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत के में विश्वास नहीं करता था? उत्सारण सिद्धांत कितना हार्ड वर्ड है ना ये, उत्सारण सिद्धांत। मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, ड्रेन थ्योरी, पर उत्सारण सिद्धांत। इसके सही आंसर पे आते हैं हम लोग। तो कौन नहीं थे यहाँ पे? ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, महादेव गोविंद रानाडे या सर सैयद अहमद खां। तो कौन सपोर्ट में नहीं थे? तो ये नहीं थे, सर सैयद अहमद खां सपोर्ट में नहीं थे। आगे है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से करवाया है। तो किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। आगे है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन है ना, इसी में आपका एक और क्वेश्चन छिपा हुआ है। जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? ऑप्शन ए उदारवादी दल, ऑप्शन बी मजदूर दल, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव दल या ऑप्शन डी साम्यवादी दल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदारवादी दल। उदारवादी दल। आगे है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, जो कि अभी अभी हमने देखा ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही सब है दादा भाई नौरोजी की। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक घिनौनी है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। आगे है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अच्छा, यह यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कब शामिल की गई थी, जिसकी वजह से जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था ना, तात्कालिक कारण तो यही था ना, चर्बी वाले जो राइफल थे। तो इसका शामिल कब किया गया था सेना में? तो ये हुआ था दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में। आगे है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। आगे है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी वृंदावन। तो जो लोग मतलब बिल्कुल नहीं जानते या जो लोग जानते हैं
वो लोग भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने वाले। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग भी कंफ्यूज होने वाले हैं। इवन मैं भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थी कि ये झांसी तो नहीं है, क्योंकि हमने ना आगरा या वाराणसी या वृंदावन जहाँ मतलब वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं पढ़ा है। पर झांसी ना उनका जो था ना, झांसी से ऐसे हम लोग झांसी की रानी पढ़ते आए ना, तो अगर यहाँ पे रहता ना कि स्थल, तो हम लोग ना ऐसे डायरेक्ट इसको झांसी मार्क करते और निकल जाते। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी, ना कि झांसी। आगे देखेंगे हम लोग, भारत का प्रथम पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी पायनियर, ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। तो पहला समाचार पत्र क्या था? तो ये पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र क्या था? ये था बंगाल गजट। और बंगाल गजट के जो वो थे ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बंगाल गजट किसने प्रतिपादित किया था, ऐसा करके अगर हो तो ये हो जाएगा जेम्स अगस्टस हिकी। और ईयर क्या था इसका? तो 1780 जेम्स अगस्टस हिकी। आगे है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए वेलेजली, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी जॉन एडम्स, ऑप्शन डी डलहौजी। तो किसने की थी पहले बार प्रेस सेंसरशिप? तो ये की थी वेलेजली ने। किसने की थी? वेलेजली ने। आगे देखेंगे हम लोग, 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये किसने रद्द किया था? तो ये रद्द किसने किया था? रिपन ने। किसने रद्द किया था? रिपन ने। और लगाया किसने था? तो लगाया था लिटन ने, और हटाया था रिपन ने। और कब हुआ था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1878। एक ही क्वेश्चन में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, मतलब ईयर क्या था उसका? तो 1878। लगाया किसने था? तो लिटन ने लगाया था। हटाया किसने था? तो रिपन ने हटाया था। आगे है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो प्रारंभ कहाँ से हुई थी सर्वप्रथम? तो ये हुई थी मेरठ से। मेरठ से हुई थी ये, और ये हुई थी ना 10 मई को। हाँ आई गेस 10 मई को ही हुई थी। 10 मई होना चाहिए। 10 मई को 1857 की क्रांति मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी। आगे है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, या ऑप्शन डी बिरजिस कादिर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है खान बहादुर। इसका सही आंसर क्या है? खान बहादुर। आगे है, मुंडाओं ने विद्रोह किया। ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1888 में, ऑप्शन सी 1890 में, या ऑप्शन डी 1895 में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर यहाँ ना ऐसे गलत दिया हुआ है, क्योंकि 1899 से 900 का जो ईयर था ना, ये था उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह जिसको हम लोग कहते हैं, ये ईयर था ना कि हाँ बिल्कुल, मतलब ये ईयर तो नहीं होगा यहाँ पे। 1885 88 ये तो नहीं था। 1899 से 900 रहता ना तो सही हो जाता। आगे देखेंगे हम लोग, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। डायरेक्ट आंसर पे आएंगे हम लोग। यह 3 मार्च 1900 को, 3 मार्च 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। सोते हुए पकड़ा गया मतलब कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया, मतलब ब्रिटिश ने सोते हुए पकड़ लिया था उनको। आगे है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है वो कौन है? ऑप्शन ए चिड़िया भगत, ऑप्शन बी कानू सान्याल, ऑप्शन सी रूप नायक, या ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि धरती आबा किसे बोला जाता है, तो ये कौन है? ये है बिरसा मुंडा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा है ये। इसको ऐसे भी मार्क कर लेंगे हम लोग, बिरसा मुंडा। आगे है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वैसे तो यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो इसको ना ऐसे हाँ इसको हटाते ही चलते हैं। इसका आंसर ना हम लोग बाद में देखेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन कर दिया जाएगा। आगे है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था ठक्कड़ बापा ने। किसने किया था? ठक्कड़ बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था जनजातीय लोगों के संबंध में। आगे है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी बहुत बारी आया है कि कहाँ पे इनकी समाधि स्थित है। ऑप्शन ए मांडला, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी जबलपुर, या ऑप्शन डी ग्वालियर। तो कहाँ है ये? ग्वालियर। और वहाँ पे ना क्वेश्चन बदल दिया, मतलब ऑप्शंस को बदल दिया गया था। जैसे यहाँ पे मांडला की जगह आपको झांसी, आसपास के एरिया को दे दिया गया था, झांसी, ग्वालियर, मेरठ ऐसे करके। तो वहाँ पे ना आंसर निकालना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट था कि कहाँ पे था। तो ये यहाँ पे तो ईजी है, मांडला, मांडू या जबलपुर, ये सब तो होगा ही नहीं। तो ग्वालियर पे जाएंगे हम लोग। समाधि कहाँ है महारानी लक्ष्मीबाई की? तो ये है ग्वालियर में।
आगे है रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसका सामना करना पड़ा था या किसके साथ हुआ था। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए ह्यूरोज, ऑप्शन बी गफ, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी हैवलॉक। तो किसके साथ हुआ था? सर ह्यूरोज के साथ। किसके? सर ह्यूरोज के साथ। आगे है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो लखनऊ से कौन लीड कर रहे थे 1857 का विद्रोह? तो ये कौन लीड कर रहे थे? बेगम ऑफ अवध। कौन लीड कर रहे थे? बेगम ऑफ अवध। है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो ये कौन थे? मौलाना लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। आगे है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये कौन थे? तात्या टोपे। ये कौन थे? तात्या टोपे। आगे है अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? तो ये थे नाना साहब के सलाहकार। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। आगे है आनंद मठ उपन्यास कथा वस्तु आधारित है। ऑप्शन ए चुआड़ विद्रोह पर, ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह पर, ऑप्शन सी पालीगर विद्रोह पर, या ऑप्शन डी तालुकदारो विद्रोह पर। तो किससे है ये? सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की, वो किससे है? उसमें किसके बारे में है? सन्यासी विद्रोह पे। आगे है निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। तो अभी अभी हमने देखा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सन्यासी विद्रोह। क्या है? सन्यासी विद्रोह। आगे है मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बकास्त भूमि की वापसी, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, या ऑप्शन डी वर्ग युद्ध शुरुआत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बकास्त भूमि की जो वापसी की मांग थी वही थी बड़ैया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य। आगे है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था। तो ये था पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? ये था पटना। इस टाइप के जो आंदोलन है ना, जैसे आपको किसान आंदोलन हो गए या जनजातीय आंदोलन हो गए, इस पे ना मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो कि आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा इनका। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है ना, उसमें विविध पार्ट जो है वहाँ से मैंने सारे आंदोलन को एक वीडियो में कवर किया है अच्छे से। उसका लिंक भी आप लोग अगर बोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोग नहीं भी बोलेंगे फिर भी मैं डाल दूँगी वहाँ पर, आप लोग अगर चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। आगे है कूका आंदोलन किसने संगठित किया था। ऑप्शन ए गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी गुरु नानक ने, ऑप्शन सी गुरु राम सिंह ने, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। बैकग्राउंड के नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और हमारी आवाज़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि पता नहीं कुछ तो जा रहा है ऐसे, तो आवाज़ आ रही है काफ़ी। आगे देखेंगे हम लोग। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो ये पंजाब में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी ये? पंजाब में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। यहाँ पे पूछ रहा है ना आपको कि नहीं आया था। ऑप्शन ए नियार्कस, ऑप्शन बी आनेसिक्रिटस। अच्छा, ये काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है, ऐसे हिंदी में ना बहुत मतलब प्रोनाउंस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आनेसिक्रिटस है शायद ये। ऑप्शन सी डायमिकस, ऑप्शन डी अरिस्टोब्यूलस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायमिकस। डायमिकस नहीं आया था सिकंदर के साथ। डायमिकस आपको कब आया था? तो डायमिकस आपको आया था बिंदुसार के ही टाइम पीरियड में। हाँ, बिंदुसार के टाइम पीरियड में डायमिकस आया था। आगे है वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की थी। तो किसने की थी? राधा गुप्त ने। किसने की थी? राधा गुप्त में। कंफ्यूज नहीं होना है विष्णुगुप्त, पुष्यगुप्त या उपगुप्त, बिल्कुल नहीं, राधा गुप्त में। किसने की थी? राधा गुप्त ने। आगे है अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बट गया था। बाद के किस मौर्य राजा के शासन में ये दोनों भाग फिर से मिल गए थे। तो किसके शासनकाल में फिर से मिल गए थे? संप्रीति के शासनकाल में। किसके? संप्रीति के शासनकाल में। आगे है इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए सांची स्तूप, ऑप्शन बी भड़हुत का स्तूप, ऑप्शन सी अमरावती स्तूप, या ऑप्शन डी नालंदा का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सांची का स्तूप। आगे है अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है। ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी सारनाथ का स्तंभ लेख, ऑप्शन सी गिरनार का शिलालेख, या ऑप्शन डी सांची का स्तंभ लेख। तो इसका सही आंसर क्या है? लुम्बिनी का स्तंभ लेख, और लुम्बिनी नेपाल वाला जो जगह है। आगे है अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देव नाम प्रिय कहलाता है। ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी सालिसूक, या ऑप्शन डी संप्रीति। तो इसका सही आंसर क्या है? दशरथ। इसका सही आंसर क्या है? दशरथ।
आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो इसको ऐसे ना आगे कर लेते हैं हम लोग। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा मतलब पता नहीं कैसे ये पीछे एकदम हो गया। आगे है, कहाँ पे थे हम लोग वैसे? आ गया। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाम प्रिय कहलाता? तो ये कौन सा था? दशरथ। आगे हम लोग देखेंगे कि मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? ऑप्शन ए स्वर्ण और चांदी, ऑप्शन बी चांदी एवं ताम्र, ऑप्शन सी ताम्र एवं कांसा, ऑप्शन डी स्वर्ण एवं ताम्र। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चांदी और ताम्र। क्या है इसका? चांदी और ताम्र। आगे है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो ये किसको बोला जाता था? टकसाल के जो प्रभारी कर्मचारी थे ना, टकसाल के जो प्रभारी कर्मचारी थे उनको लक्षणाध्यक्ष बोला जाता था। आगे है, मेगस्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि। मेगस्थनीज की एक पुस्तक भी है ना, मेगस्थनीज की पुस्तक क्या है? आप लोग को मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करिए कि मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन ए कि भारत में दास प्रथा का अभाव था, ऑप्शन बी भारत में दास प्रथा पर उस प्रकाष्ठा पर नहीं गई थी जैसा उसने ग्रीस में देखा था, ऑप्शन सी वह केवल राजा और संभ्रांत लोगों के साथ साथ राजधानी में घूमता था, या ऑप्शन डी या उसने जनश्रुति के आधार पर लिखा था। तो इसका सही आंसर क्या है कि भारत में जो दास प्रथा थी ना उस लेवल पे नहीं थी जितना उसने ग्रीस में देखा था, इसलिए उसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। आगे है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? किसके लिए? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? तो किससे किया गया था? जले हुए ईंटों से किया गया था। किससे? जले हुए ईंटों से किया गया था। आगे है, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुई है? तो किसकी हुई है? रुद्र देवता की। किसकी हुई है? रुद्र देवता की। आगे है, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? तो हाल ही में खोजा गया कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, या ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। आगे है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए बहुत बड़ी नहाने की जगह, ऑप्शन बी बड़ा धान्यगार, ऑप्शन सी सभा भवन, या ऑप्शन डी आयताकार भवन। तो इसका सही आंसर क्या है? बड़ा धान्यगार, जिसको अन्नागार भी बोलते हैं ना हम लोग, कि बहुत बड़ा अन्नागार जो मिला है मोहनजोदाड़ो से, वही है। आगे है, इनमें से किस पुरातत्वविद ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? तो किसने किया था? एस.आर. राव ने किया था। किसने? एस.आर. राव ने। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं, ये स्लाइड थोड़ी सी छोटी हो जाएगी ना तो ऐसे आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे है कि हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो ये भी किसने दिया था? एस.आर. राव ने ही दिया था सिंधु सभ्यता का नाम, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घड़ों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कुएं के अवशेष कहाँ से मिले? घड़ के अंदर से। तो मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आगे है, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है सोतकाको, ऑप्शन बी सुटका गेंडोर, ऑप्शन सी सुरकोटदा, या ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुरकोटदा। यहाँ से मिली है घोड़े की अस्थियां। आगे देखेंगे हम लोग, सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ जो पटाखे फूट रहे हैं उससे बिल्कुल भी डरे नहीं, पता नहीं कौन से लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि आपके घर में आपके आसपास में हो रहा है ऐसा, क्योंकि जब वीडियो चलाते हैं ना हम लोग तो लगता है कि ऐसे घर के अंदर ही हो रहा है, मतलब अगर ब्लूटूथ वगैरह लगा के सुन रहे हो तो। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे, ऑप्शन बी उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, ऑप्शन सी हाथी के दांत से बनी अन्य वस्तुओं को नमूने भी मिलते हैं वहाँ से, ऑप्शन डी उस समय हाथी के दांत से बनी कमियों का उपयोग होता था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछ रहा है तो उस समय हाथी के दांत का कोई उपयोग नहीं होता था, बहुत उपयोग होता था, तो इसलिए एक बिल्कुल नहीं होगा ये। आगे है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बिल्लारी, या ऑप्शन डी रायगढ़। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से। आगे है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ है? ये धौलावीरा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ये धौलावीरा से हुआ है। आगे है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था।
तो उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी अवंतिका या ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो क्या नाम था? ये नाम था आपको अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। अवंतिका को ऐसे मार्क कर लेंगे हम लोग। आगे है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था? पाटलिपुत्र बसाया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने बसाया था? तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे, उदयन ने। किसने बसाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। आगे है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये कब हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में। कब हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना? तो ये कौन सा बना? मगध। अभी हमने देखा है ना कि 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था, तो ये वही है। आगे है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ में, ऑप्शन सी अहिछत्र में या ऑप्शन डी मथुरा में। तो ये क्या है? अहिछत्र में। क्या है ये? अहिछत्र में। उत्तरी पांचाल है ना, यहाँ पे अगर दक्षिणी पांचाल पूछता तो दक्षिणी पांचाल कामीपल्ले में हो जाता। कहाँ हो जाता? कामीपल्ले में। आगे है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा किसकी राजधानी थी? तो ये थी मथुरा सूरसेन की। मथुरा किसकी थी? सूरसेन की। आगे है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन देख लेंगे हम लोग यहाँ पे एक बारी। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी कौशल या ऑप्शन डी अंग। तो चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। आगे है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो सुक्तिमती किसकी थी? चेदी की। सुक्तिमती किसकी थी? चेदी की। आगे है, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पे था? तो कौन सा महाजनपद था ये? अस्मक था, गोदावरी नदी के तट पर। कौन सा था? अस्मक। आगे है, 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ था? राजस्थान। मत्स्य महाजनपद राजस्थान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? नहीं रहा पूछ रहा है यहाँ पे। ग्रीवज रहा था, राजगीर भी रहा था, पाटलिपुत्र भी रहा था और कौसाम्बी नहीं रहा था। सही आंसर क्या है इसका? कौसाम्बी। सही आंसर क्या है? कौसाम्बी नहीं रहा था। आगे है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन डी नागदशक। तो ये कौन था? ये था अजातशत्रु, जिसको कुनिक भी बोला जाता है, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी, परंतु उदयन ने इसकी हत्या करके राजगद्दी को संभाला था। आगे है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में? शिशुनाग के टाइम में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। आगे है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी नंदीवर्धन या ऑप्शन डी महानंदिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है महापद्मानंद। इसका सही आंसर क्या है? महापद्मानंद। आगे देखेंगे हम लोग, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात कौन आए थे? तो ये आए थे मौर्य। ये कौन थे? ये थे मौर्य। आगे है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी रूमनदेही स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या ऑप्शन डी धन्यदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था, वहाँ पे राजा नंद का उल्लेख है। आगे देखेंगे हम लोग, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जो जीवक थे गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में, वो किसके दरबार से संबंधित थे? तो वो थे बिंबिसार के दरबार से। किसके? बिंबिसार के। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय किसका शासन था? तो ये था आपको नंद वंश का, जिसके कौन थे? धनानंद थे ना, धनानंद ही थे शायद उस टाइम में। आगे देखेंगे हम लोग, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये कौन किया था? मत्स्यक गण। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर मार्क करते हुए चलेंगे कि मत्स्यक हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आगे उस वीर भारतीय राजा का नाम बताए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो ये कौन थे? ये थे पोरस। ये कौन थे? पोरस। आगे है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे है ये? शिक्षा से। ये क्या है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। तो किससे है ये? शिक्षा से। आगे है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी जे.एस. मिल या ऑप्शन डी कार्नवालिस। तो ये कौन थे? ये थे मैकियावेली।
यही होता है ना डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी थी इनकी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये किसकी थी? मैकियावेली की थी। 1835 आई गेस, 1835 में था ये। आगे देखेंगे हम लोग, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो ये 1835 का जो मैकियावेली का था ना, मैकियावेली मिनट भी जिसको बोलते हैं, या मैकियावेली की स्मरण पत्र, वही था आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भारत में नींव। आगे है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो किसके शासनकाल में पूछ रहा है? तो ये था विलियम बेंटिक। ये कौन था? विलियम बेंटिक के टाइम है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885 या ऑप्शन डी 1905। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 1857। 1857 में ही प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बम्बई की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे हम लोग, किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए दयाराम गिंडूमल, ऑप्शन बी D.K. काड़वे, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है D.K. काड़वे। क्या है इसका सही आंसर? D.K. काड़वे। आगे देखेंगे हम लोग, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित है? तो इसके आंसर पे डायरेक्ट आएंगे हम लोग। यहाँ पे BG तिलक लिखा हुआ है, BG तिलक लिखा हुआ है। इसका मेन था ना 1884 में हुई थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, और ये थे बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अग्रकर जो हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। किसकी हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। और कब हुई थी? 1817 में। कब हुई थी? 1817 में। और किसने करवाया था ये? तो ये थे राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और राधाकांत देव। कौन कौन थे? राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और राधाकांत देव। 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता। आगे है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? आ गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, राजा राममोहन राय, अभी हमने देखा ना कि 1817 में राजा राममोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर और राधाकांत देव मिलके किए थे। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी? तो किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी धार्मिक शिक्षा के लिए? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। आगे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महाराजा विभूति नारायण सिंह, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, और जिससे आपके किसी दोस्त ने नहीं देखा है, अगर आप उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया, और ऑप्शन देते हैं कि मदन मोहन मालवीय थे, विभूति नारायण थे, लॉर्ड हार्डिंग थे या एनी बेसेंट थे, तो हम 100% श्योर ना कि मतलब जो मैक्सिमम लोग हो गए ना, वो तो या मदन मोहन मालवीय या तो एनी बेसेंट पे जाएंगे। जिनको नहीं पता है वो इसी पे जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बट आपको नहीं जाना है, आपको जाना है लॉर्ड हार्डिंग पे। किस पे जाना है? लॉर्ड हार्डिंग पे। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय घोषित किया गया था? तो केंद्रीय विद्यालय घोषित किसको किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, 1916 में बना था ये, 1916 में। आगे है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। क्या था इसका प्रतीक? कमल और रोटी। आगे है, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसे दोबारा जीता था? 1857 के संग्राम के टाइम में दोबारा किसे जीता था? तो किसको जीता था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी कानपुर। तो किसको जीता था? दिल्ली को। किसको जीता था पुनः? दिल्ली को। आगे देखेंगे हम लोग, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो मिर्तुल अखबार किसकी है? तो ये है राजा राममोहन राय की। किसकी है ये? राजा राममोहन राय की मिर्तुल अखबार। और एक और है संवाद कौमुदी। एक और नहीं है, एक और याद आ रहा है ऐसे। ये कौन सा है? ये है ना द ब्रह्मनिकल मैगजीन करके है एक। संवाद कौमुदी, मिर्तुल अखबार और ब्रह्मनिकल करके है। आगे देखेंगे हम लोग, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो किस पे चलाया गया था महाभियोग का मुकदमा? तो ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स पे। किसके? वॉरेन हेस्टिंग्स पे। आगे है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आगे है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? गाजीपुर में। कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ है? गाजीपुर।
आगे है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी पांडुचेरी। तो कहाँ से होता है? पांडिचेरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। इसका सही आंसर क्या है? कोलकाता। आगे है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी मराठी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उर्दू। इसका आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज हमने 800 क्वेश्चंस पे आए हैं हम लोग। 2100 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, तो अभी हमने 800 कवर कर दिया है। इस वीडियो में हमने 200 क्वेश्चंस को कवर किया है। 200 क्वेश्चंस भी नहीं, उससे ज़्यादा ही कवर किया है, क्योंकि हमने हर एक ऑप्शंस को ना डिटेल में कवर किया है। आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं और यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको बाकी की सीरीज़ जो है, इसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।